कोई एक भी नहीं निकला जवाब, 2,000 वाले का भी नहीं निकला। चाहे आपने निकाल दिया 2,000। हाँ वो तो निकला। मुझे साहब सर्कल निकालो, स्लो हूँ मैं थोड़ा सा। नहीं तो फिर वो शुरू कर देना, क्योंकि एक तो पर 26 शुरू मिनट कर तो। लें आप। चलेंगे, आप बताएं आपने कैसे किया। इसको चेंज करके 2,000 किया। हाँ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जी डी को चेंज करके 2,000 किया। नहीं ए को चेंज करके 2,000 किया। हमने नीचे वाला किया एक्टिविटी बेस्ड। नहीं नहीं, बट ए को किया, डी को। ए को किया। अच्छा, ए को किया। चलो ठीक। तो इसको आपने कर दिया 2,000, ठीक हो गया। तो नीचे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर दो। चलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आ जाए। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? 2,000 मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 into 2,000। हमने कॉस्ट 2 मटेरियल लाख। पर यूनिट के लिए 2 लाख होगी। अच्छा, आपने स्मॉल स्मॉल में किया। अच्छा बिल्कुल। ठीक है। चलो ये 2 लाख हो गई। डायरेक्ट लेबर भी 2 लाख होगी। डायरेक्ट लेबर भी 2 लाख हो गई। ठीक सेंट्रल है, कॉस्ट 50,000 ही वो होगी। 50 ही रही। अदर फिक्स कॉस्ट पर लॉट। लॉट जो है वो होगी आपकी हमने कैलकुलेट किया 1,09,009। 1,09,009। अदर फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? एज्यूम करते हुए कि ये 4400 मीटर केजी ही टोटल प्रोसेस हुआ है। अच्छा, अच्छा, 4400 मीटर टोटल कैसे प्रोसेस हुआ? 44 तो नहीं हुआ ना, फिर आपने वो दूसरे किसी और को कम किया होगा। हाँ वो किसी को कोई और काम है। तो फिर तो वो चलो वो भी एक, मतलब एक ये तो हम जस्ट फॉर सेक ऑफ। सवाल ही सही थी सर। सवाल सही नहीं, उधर से भी ठीक है, उस तरह कर लें इस तरह कर लें, असल तो पर्पस पे अचीव करना है। चलो ये आपने जूम किया पूरा टेबल नया बनाएंगे ना। कि आपने किसी और की प्रोडक्शन कम कर दी, किसी और की कम कम कर दी, ठीक हो गया। कर तो लेट्स से मतलब ये है कि आपने 54 रुपये 55 पैसे पर केजी आपका अदर ओवरहेड है ना, इंटू 2,000 कर दिए। अच्छा 56 रुपये 55 पैसे इंटू 2,000 करके क्या जवाब आया? कितना? 1,09,000 1,10,90। 1,09,090। 90। नहीं इधर आने जीरो भी आएगा। 9,000 है। ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या है आपकी? 555,090। 5099,090। 559090। 55। हाँ 55, ठीक है। और पर यूनिट कॉस्ट आ गई है 279। 279। सेलिंग 279। अच्छा, और सेलिंग प्राइस सेम है 330 समथिंग। सेलिंग प्राइस 330 ही रही, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये। 51 तकरीबन 51। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन ठीक है। वैसे कैलकुलेशन में ठीक है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा था ना कि नहीं अगर नहीं, वो तो ठीक है, बट अगर इस तरीके से जूम कर लें, हाँ ठीक हो गया। तो ये एक हमें एक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, आप जिस तरीके से करें उस तरह से भी अगर कर लिया तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, वरना इसी को कर लेते हैं। मैंने ये किया कि मैंने जो 1,000 वाली फाइनल लॉट थी, डी लॉट थी, डी जो थी उसको चेंज कर अज्यूम दिया। किया कि इसकी जगह 2,000 वाली लॉट चली, ठीक है। और उसकी वजह से क्योंकि कैंपल कैपेसिटी अवेलेबल थी, टोटल प्रोसेसिंग 4,400 की जगह 5,400। 5,400 होगी, ठीक है। 5,400। तो ये 6 लाख हो गई, ये भी 6 लाख हो गई, हाँ जी, ये 50,000 ही रहेगी। ये 50, ये 88,869 हो जाएगी। एक लाख अदर फिक्स कॉस्ट हाँ जी, अदर फिक्स कॉस्ट 88,000 कैसे होगी? 2,40,000। 2,40,000। अच्छा, डिवाइड करने के। तकसीम 5,400। 5,400 आपकी होगी 40,000 हम्म, 44 रुपये कॉस्ट। हाँ जी, और इसको आपने 2,000 से ज़रूर देना है। नहीं, लेकिन आपने 3,000 2,000 2,000 2,40,000 को डिवाइड करना है ना आप। नहीं 2,40,000 को डिवाइड 2,40,000 को डिवाइड वो में करना है 44 रुपये 5,000। 44 पैसे आ गई ना पर केजी कॉस्ट।
अगर 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 5400 से तो हाँ। 44,44 है और उसको ज़रूरत देंगे 2000 नहीं, से। लेकिन आपने 1000 की जगह अगर 3000 2000 केजी की है। प्रोड्यूस किया तो आपने 6000 केजी तो इसी में इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो 3 केजी पर यूनिट है इस्तेमाल होता है। हाँ तो तो वो मटेरियल तो ले लिया ना और मटेरियल 54 से होना है, एक यूनिट जो है 3 केजी में डाल रहा है, हाँ हाँ सही वो है, ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा मटेरियल होगा ना, मटेरियल ज़्यादा हो वो 7400 होगा। 7400 सही है ये तो अच्छा, यानी ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड है ये इसका हो जाएगा 3000 ज़्यादा होगा। 2,40,000 तकसीम 74 7400 नहीं होगा। आपका 32 रुपये 43 पैसे हो गए। 1400 ना पहले वाला, 1400 जमा 3000 था, 1400 जमा 6000 हो जाएगा ना, तो 7400 हो जाएगा। तो 32.43 होगी पर केजी। अब आपने केजीज में दिए थे 6000 अदर ओवरहेड कॉस्ट आ गई 1,94,040। ये 6000 हो गई, टोटल हो गया 7400। चलिए ये 6 लाख थी, ये भी 6 लाख थी, ये 50,000 ही थी। अब ये जो अदर ओवरहेड निकलना है ये हो जाएगा 3000 सॉरी 6000 तकसीम 7400 ज़रबे 2,40,000। 194,040 और टोटल कॉस्ट पर लॉट कितनी हो जाएगी? 14,44,40। तो पर यूनिट कितनी हो जाएगी? कितने सारे बात है 44 एक और बोल डालेंगे 240 040 तकसीम 6000 240 रुपये 67 और डिवाइड कैसे किया? 6000 नहीं पर यूनिट तो आपने प्रोड्यूस किया 2000 ये 244 नहीं हो सकता 2000 ना? डिवाइड करें ना, हाँ हाँ 2000 डिवाइड करें, 700 समथिंग होगी। हाँ 1440 3 से ज़्यादा दे दें, 722 रुपये 722 रुपये है इसकी कॉस्ट, ठीक है, और 990 है सेलिंग प्राइस, तो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 168। नहीं अब सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी ना बढ़ गई ना 990 हो गई 900 पर यूनिट तो 990 ही है ना, अच्छा ये 3 केजी वाला यूनिट है ना, 3 kg वाला। तो इसमें 268 प्रॉफिट हो गया, उसमें आपका 51 आया था, ठीक है। ठीक, अब जो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जब आपने ऑर्डर साइज़, अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 100 से किया 1000, 900 यूनिट का ऑर्डर साइज़ बढ़ गया, तो 900 यूनिट का ऑर्डर साइज़ बढ़ने से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई वो 450 रुपये। सही है, लेकिन जब इसमें मज़ीद आपने 1000 यूनिट ऐड की है, यानी तकरीबन उतना ही ऑर्डर साइड दोबारा ऐड किया, तो अब जो प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आई है वो 26 रुपये। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज है वो तकरीबन 450 रुपये यहाँ पे भी है, लेकिन जब इसको आगे बढ़ाया है तो जो चेंज आई है वो तकरीबन 80 90 हाँ 92 रुपये। तो जो आपका जब ऑर्डर साइज बढ़ता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है इन द बिगिनिंग, जब मज़ीद बढ़ता चला जाता है तो इम्पैक्ट कम होता जाता है। अब इसको समझने के लिए हम इसी एग्जांपल में जो आपने इसको
2000 किया था, इसको अगर 10,000 करके देख लें तो इसको भी क्विकली कर लेते हैं आप जल्दी जल्दी। नहीं 10,000 करेंगे तो आपने तो टोटल 4400 ज्यूम किया हुआ ना, वो पूरी नहीं लमशन होगी। बहरहाल तो तो सर अंडरस्टैंडेबल है ना, क्योंकि जो फर्क पड़ रहा है वो तो ओवरहेड की रिडक्शन से वो पड़ रहा 50,000 रुपये का पड़ है। रहा है। अब वो ओवरहेड की 50,000 रुपए का ओवरहेड है हाँ वो रिड्यूस होता, तो जब 50,000 पे चला जाएगा तो 1 रुपया रह जाएगा। हाँ, तो उसके बाद 50,000 लास्ट से पे जाएगा जो है तो सिर्फ 8 आने का ही अठानी फर्क पड़ेगा। होगा, तो वो 8 का ही फर्क हाँ पड़ेगा ये कुछ। वैसे ही जैसे हम जब क्वांटिटी ओवरहेड निकालते हैं हम्म, तो हम 100 पीस में निकालते हैं तो कहते हैं जी 85 रुपये। 1000 कि पीस, 1000 1000 पीस पे 85 रुपये। लेकिन वो 1000 से लेट से वो 1000 पे चला जाता है तो 85 रुपये आया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ लेकिन वो जब 2000 पे जाएगा तो वो 42 रुपये रह जाएगा। 43 रुपये फिर कम हो जाएगा। पर 2 से 3 पे जाएगा तो फर्क 42 का नहीं होगा, कम हो जाएगा। और भी कम होता जाएगा तो एक्चुअली तो ये वो कॉन्सेप्ट है। तो ये क्योंकि बाद अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से बंदा ज़रा ज़्यादा ही उधर स्वे हो जाता है। लेकिन जिन जगहों के ऊपर जिस तरह से हमारे बाइंग ऑफिस के अंदर एक्चुअली ओवरहेड्स कॉस्ट प्रोपोर्शन टू वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होती है, वहाँ फर्क ज़्यादा जो सा ना वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाँ पड़ता रहेगा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का प्रोपोर्शनेटली कम है और ओवरहेड जो सा ना वो ज़्यादा है। वो है। लेकिन वही वाली बात है कि वो तो ओवरऑल टोटल प्रॉफिट में पड़ेगा। अगर हम पर यूनिट के हिसाब से देख रहे हैं, अगर एक चीज़ दूसरे बाइंग हाउस में तो क्योंकि वो नहीं है ना, कोई कैपेसिटी स्ट्रेंट नहीं है। आपने जितना मर्जी ऑर्डर लेते हैं और साथ एक दो बंदे आपने और हायर करने हैं और मैनेज करने में काम है। प्रोडक्शन में तो एक ओवरऑल कैपेसिटी रिस्ट्रेंट होती है ना, तो अब उसमें आपने डिसीजन करना है। फॉर इंस्टेंस बाइंग हाउस में आप कहते हैं कि जी मैं तो 10,000 पीस के ऑर्डर कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास 25,000 पीस वाले ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपको 10,000 वाले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है या 1,000 पीस वाले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री में यू हैव टू चूज बिटवीन द टू कि मैंने कौन से करने हैं। तो वो उस तरह वो रिलेट नहीं करता, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ लेकिन अगर हमारे पास प्रोडक्शन लिमिटेड हो या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड हो, हम कहेंगे नहीं इससे ऊपर हमें ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो बंदे आते हैं उनको ट्रेन होने में लेट से टाइम लगता है, तो फिर देन वी हैव टू चूज़। या अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि हम कहेंगे कि कोई कस्टमर बिल्ड करने के लिए हमें इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, तो अब हमने क्या हम 1,000 पीस वाले वर्क को डेवलप करें या हम 10,000 वाले को डेवलप करें, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो चूज़ करना पड़ेगा। अच्छा अब वो जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये टेक्सटाइल के अंदर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है जी। ये तो वही चीज़ शुरू वाली रिपीट हुई हुई है। अब एग्ज़ाम्पल को ज़रा रिव्यू कर लें ताकि फुल क्लैरिटी हो जाए। 5,500 रुपये की सेटअप कास्ट है और रनिंग कास्ट है 1 रुपया मीटर, ये आसानी के लिए। इसके अलावा 3 रुपये मीटर जो है ना वो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, जो मार्केटिंग का रेट है कमर्शियल प्रोसेसिंग का। तो अगर दो ऑर्डर हैं, एक 1,000 मीटर का है और एक 10,000 मीटर का है, तो टोटल लेंथ हो गई 11,000 मीटर, और टोटल 11,000 मीटर के ऊपर जो रनिंग कॉस्ट है 11,000 होगी। अब ये रनिंग कॉस्ट मतलब क्या होगी जो 1 रुपये मीटर है, फॉर इंस्टेंस क्या हो सकती है ये? क्यों बता था ये तो वही ओवरहेड ही आएंगे इसमें, हैंडलिंग कॉस्ट कह सकते हैं हैंडलिंग कॉस्ट। सर। ये स्टोरेज कॉस्ट हो सकती है, रनिंग कॉस्ट रनिंग में ओवरहेड्स। अच्छा, ओवरहेड। और ऊपर ना मैंने कुछ कॉस्ट दी हुई हैं। वर्कर की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, गैस, मशीन, डेप्रिसिएशन, ये सारी मिला लो के 1 रुपये पर मीटर रन कर रहे हैं।
वो 1 रुपये तो जम्पशन ली हुई है ना, हो सकता है आज के दौर में 25 रुपये मीटर बनती हो या 20 रुपये मीटर बनती हो, वट एवर। तो रनिंग कॉस्ट जो है वो तो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट का सम ही मान लीजिए। जो मिक्सचर सही बन रही है, मिक्सचर सही बन रही है। मिक्सचर तो बन रही है, बट उससे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि रनिंग कॉस्ट का मतलब क्या है। रनिंग कॉस्ट में जो आपकी है वो वेरिएबल कॉस्ट बन रही है उस टाइम के ऊपर, प्लस फिक्स कॉस्ट अब वेरिएबल कॉस्ट मतलब कौन सी होगी? जैसे इसके अंदर डायरेक्ट लेबर प्रिंटिंग फैक्ट्री के अंदर वैसे ना होती नहीं, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट लेबर होती है, बट प्रिंटिंग मिल में डायरेक्ट लेबर नहीं होती। काम के हिसाब से सैलरी भी होता है सर। सैलरी को तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी उसमें? मटेरियल की डाई स्टफ्स ये तो कमर्शियल है, डाई स्टफ एंड जो केमिकल्स हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो जितने केमिकल्स और डाई स्टफ यूज होंगे कपड़ा डाई करने में, क्या वो सब डायरेक्ट कॉस्ट है? नहीं, वो तो वेरी करेगी। डायरेक्ट कॉस्ट ही होगी ना, उस लॉट के ऊपर लग रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे एक लैब टिप्स भी बनी है पहले, उसके ऊपर भी केमिकल्स लगे हैं, उससे लॉट में जाके चार्ज हो रहे हैं। वो लॉट्स को तो चार्ज नहीं होते। और चले उसको छोड़ देना, अभी तो हम उसके रनिंग में जो केमिकल यूज हो रहे हैं क्या वो सब डायरेक्ट है? डायरेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? जो स्पेसिफिकली उसको अप्लाई होता हो, जिसको हम असाइन कर सकते हैं, एलोकेट नहीं, जो असाइन कर सकते हैं। जो मशीन की वॉशिंग के लिए केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो साइन वो तो होते हैं। सेटअप कॉस्ट में चले जाएंगे। सेटअप में तो चले जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट होंगे या नहीं होंगे? डायरेक्ट नहीं। अगर मशीन वॉश करने के लिए आपने यूज़ किए नहीं, अब हम एक ऑर्डर के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं ना। तो एक ऑर्डर आपने चलाने वक्त अगर केमिकल मेजर करके ले लिए हैं मशीन वॉश करने के लिए, तो वो उस ऑर्डर को असाइन नहीं हो सकते। नहीं, क्योंकि मशीन तो हर दफ़ा उतने ही मेजरमेंट के साथ वॉश हो रही है ना, मशीन के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत वॉश हो रही है। ठीक है, ऑर्डर जो मर्जी चल रहा हो तो वह हम उसको भी डायरेक्ट कॉस्ट करेंगे। या तो ना वेरी कर रहे हैं हर दफ़ा कि इस बात के लिए ज़्यादा तरीके से वॉश होना है, उसके लिए ज़्यादा तरीके से वॉश नहीं चाहिए कि तरीके से वॉश होना हो। देखिए ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास पीस रेट वाले वर्कर हैं और वो एक वर्कर है जो बैक पॉकेट ही लगा रहा है। अब उसकी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है एक वर्क ऑर्डर के लिए? डायरेक्ट कॉस्ट। तो हालांकि वो चेंज तो नहीं हो रही, वो तो बैक पॉकेट ही लगा रहा है और उसी तरीके से लगा जा रहा है। पर तरीका चेंज हो ही जा रहा है, क्या? हर ऑर्डर में चीज़ें चेंज हो रही हैं तो चेंज नहीं, बट वो बंदा वही बैक पॉकेट एक जैसी आ रही है। नहीं, एक जैसी भी आ रही हो तभी वो जो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट ही लगाई जा रहा है। असल चीज़ तो ये है ना। तो इसलिए अगर तो आप वहाँ पे आसानी से मेजर कर सकते हैं, एक तो आमतौर पे होता ये है कि केमिकल इशू हो जाते हैं। जब भी मशीन धुलेगी उसमें से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती कि इस लॉट को धोने के लिए इतने किलो केमिकल लगा और अगली लॉट को धोने के लिए इतने किलो लगा। वहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होती है और हमारे यहाँ वो साइन कर सकते हैं। बट फ़र्ज़ करें अगर मेजर कर रहे हों और रिकॉर्ड भी कर रहे हों कि लॉट नंबर ये शुरू होने से पहले सफाई के लिए इतने केमिकल इस्तेमाल हो, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी ना फिर, अगर किए जा सकते अगर किया। बट उसको छोड़ दें, जो बीच में उसके केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, डाइज एंड केमिकल जो वैसे यूज़ हो रहे हैं जो उसको डाई करने के लिए, डाई करने के लिए, तो auxiliaries वगैरह होती हैं। वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? तो वो तो डायरेक्ट direct होता है। अच्छा, वो वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है। क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू लॉट की जितना ज़्यादा बड़ी होगी उतने ज़्यादा केमिकल्स Number of रिक्वायर्ड items होंगे। per बार plus बार का वो शेडिंग किस तरह की चाहिए। ट्रूली वेरिएबल है? नहीं, ट्रूली वेरिएबल है। क्यों ट्रूली वेरिएबल क्यों नहीं? इसलिए कि उसके अंदर भी जो प्रोपोर्शन जो उनका वेस्ट हो जाना है हाँ। वो उतना ही रहना है, बड़ी लॉट के लिए भी तो छोटी उसमें दो हिस्से होंगे, एक उसमें फिक्स्ड होगा, है वो डायरेक्ट, बट एक उसमें फिक्स पार्ट है कि आपने जो बात एंड में वेस्ट करना है वो तो होना ही होना है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी लॉट। और एक वो होगा जो जैसे जैसे कपड़ा गुजरता जा रहा है वो टेकअप करता जा रहा है, तो वो जो उसमें पिकअप है या टेकअप है वो वेरिएबल है और गालिबन ट्रूली वेरिएबल है। लेकिन वो जो
एंड में वेस्ट हो जाना है, उसको हम सेटअप कॉस्ट कह सकते हैं, वो ट्रूली वेरिएबल नहीं है, तो वो सेटअप में चला जाएगा। अब जो डेप्रिसिएशन सेटअप है, में जा नहीं पाएगा सर। क्यों? क्या मतलब ये मुमकिन होगा कि उसको अलहदा से जौन सा कि हर एक के आखिर में कितना वेस्ट हुआ? हर एक के आंखों में कितना वेस्ट हुआ? हाँ, देखें, आपको फिर कुछ स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे ना। assumption लेनी नहीं, पड़ेगी। आप तो इससे सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपने जितना इस्तेमाल किया उसको डायरेक्ट ही चार्ज कर दें। ज़ाया वाले को भी डायरेक्ट कॉस्ट बना के चार्ज नहीं, डायरेक्ट तो चार्ज हो जाएगा। अब सवाल यह है कि उसको वेरिएबल रखना है या फिक्स रखना है। क्या अभी हमने जो पिछली एग्जांपल में एक सेटअप कॉस्ट ली थी, क्या सेटअप कॉस्ट में उसको प्रोपोर्शन लेके जाना अच्छा आइडिया है या नहीं है? सर उसको फिर फिक्स करना मेरा पड़ेगा। तो ख्याल ही है, क्योंकि आपकी हर डाई की एक डिफरेंट क्वालिटी होगी, डिफरेंट प्राइस होगी, हर हम्म। चीज़ वेरी करेगी। आप उसको स्टैंडर्डाइज हर राट पे कैसे कर पाएंगे? नहीं, स्टैंडर्डाइज आपने क्यों करना? पहले तो conceptually is it a good idea? If we can do it, should we do it? और if we can approximate it कि हम सेटअप कॉस्ट में केमिकल की कॉस्ट भी ले जाएं। नहीं सर, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, चलिए हम पहले ये ले लेते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो केमिकल कॉस्ट है, आप कह रहे हैं कि केमिकल कॉस्ट को दो पोर्शंस में डिवाइड हाँ, करें। एक सेटअप कॉस्ट और एक रनिंग कॉस्ट। एक को आप सेटअप कॉस्ट के अंदर लेकर जाएं और एक को रनिंग कॉस्ट। आप कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। हाँ जी, तो क्योंकि मेरे ज़हन में आता है कि अगर एक लॉट चलानी है उसके लिए आपने एक इश्योरेंस करनी है, तो आप हर दफ़ा से ये इश्योरेंस कर रहे होंगे कि अच्छा ये वाला जो सा ना वो सेटअप के लिए है और ये वाला रनिंग के लिए है, और उनको अलहदा कर रहे होंगे, और ये मज़ीद कम्प्लेक्सिटी को जन्म दे देगा। कि मिसाल के तौर पे वही ये प्रिंटिंग वाली मिसाल, 12 कलर्स की प्रिंटिंग है, 4 कलर्स की प्रिंटिंग है, 12 स्क्रीनें हैं, 4 स्क्रीनें हैं, इसके लिए इतना जो सा ना वो है, उसके लिए इतना है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि हम सारा ऑर्डर को चार्ज कर दें केमिकल जो सा है वो ऑर्डर को चार्ज और उसको वेरिएबल कंसिडर कर दें। वेरिएबल कंसिडर करें। अच्छा, यहाँ मेरे दिल में क्वेश्चन आता है, ये जो रिजेक्शन हम लेते हैं एंड पे 3% लेते हैं, 2% लेते हैं, इसको हम कैसे चार्ज करते हैं? ये वही वाली चीज़ है, गारमेंट्स की रिजेक्शन है, एक आपको डाइस केमिकल प्रिंटिंग करनी है, डाइंग करनी है, उसको हम ऑर्डर भी चार्ज कर ऑर्डर चार्ज करते हैं, उसको हम फिक्स लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। एक कॉस्ट में मेरे जेब में क्वेश्चन है, अगर उसको समझने के लिए सर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी। नहीं, रिजेक्शन जो होती है वो रिजेक्शन परसेंटेज तो हम फिक्स ले लेना हमने कि छोटे ऑर्डर में 5% ले ली, इससे छोटे पे 8%। और उस पे हिस्सा ही ले लिया। कॉस्ट तो वो फिक्स ले लेते हैं उसको। अच्छा, अब ये तय हो गया कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक डिज़ाइन आया 12 कलर का और हमने उसको चला लिया और उसके अंदर जो कलर कंज्यूम हुआ वो जो है वो 12,000 रुपये का कलर कंज्यूम हुआ और 1000 मीटर की लॉट थी। तो हमने सारे को एलोकेट कर दिया और हमने कहा जी 12 रुपये मीटर कॉस्ट है कलर की। अब हमारे पास एक और ऑर्डर आया और वो 10,000 मीटर का है। तो उसमें जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो हम कलर की कॉस्ट क्या लेंगे पर मीटर? बेस्ड ऑन दैट नहीं, जिस बेस्ड ऑन वट एवर, अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो अब आपने फैसला करना है ना। अगला कह रहा है कि यार मैं दूंगा तो 10,000 मीटर का ऑर्डर, लेकिन मैं 2 रुपये कम दूंगा, प्रोसेसिंग चार्जेस 2 रुपये मीटर कम दूंगा। तो आपको हुआ था 8 आने का नफ़ा उस 1000 मीटर की लॉट में। अब 10,000 मीटर की लॉट आ गई है, अब आप क्या डिसीजन करेंगे? एज्यूम करें कि आपने बाहर से करवाया है, स्क्रीनें भी उन्होंने दी, आपने सिर्फ अपना कलर देना है, रंग देना है। तो आपको पहले उसके ऊपर जो है वो 12 रुपये मीटर कॉस्ट आई थी और 12.5 रुपये का रेट मिला था। अब वो कह रहे हैं जी मैं तो 10.5 रुपये रेट दूंगा। और प्रैक्टिकली तो आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप उस पुरानी कॉस्टिंग पे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा।
क्योंकि उसकी बेस पे लेकिन तो आप वैसे 12 रुपए वैसे ले क्योंकि वेस्टेज जो है वो पहले 1000 मीटर के बाद वेस्ट हो गया था ढाई बार, तब 10,000 के बाद होगा तो एक्चुअली शायद कम हो जाए कॉस्ट प्राइस टर्म। आप एज्यूम करें कि 40 लीटर का एक बात होता है और 12 कलर थे, तो 480 लीटर आपने वेस्ट करना है, ठीक है। और अगर 1000 मीटर है तो उस पर जो पिकअप होगी जनरली जितना कपड़ा 1000 मीटर का वजन लेट से 300 ग्राम पर मीटर होगा, तो तकरीबन 300 केजी का कपड़ा, तो 300 केजी ने कितना एक वो कितने लीटर एब्जॉर्ब किया होगा टोटल कलर, तो लेट से 300 केजी ने टोटल 300 लीटर एब्जॉर्ब कर लिया फॉर द सेक ऑफ ऐसे ही, तो 300 लीटर उसने एब्जॉर्ब किया और 480 वेट, यानी टोटल आपका 780 लीटर का जो भी कलर का फाइनल सोल्यूशन बना, ये मैं सारे केमिकल छाऊँ। अगर आप इसकी बजाय 10,000 करेंगे तो 3,000 और 480, तो वो 400 से 80 लीटर लगेगा। तो अगर 780 की कॉस्ट 12,000 थी, तो 3480 की कॉस्ट तकरीबन 12,000 रुपये 5 के करीब हो गए, रफली 58,000 के करीब हो गई। तो इसकी कॉस्ट आई थी 12 रुपये मीटर, इसकी कॉस्ट आएगी 5 रुपये 80 रुपये मीटर। पैसे आपको मिलने 10.5 रुपये, लेकिन आपने कहा कि नहीं हम इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ सकते, आप वो ऑर्डर रिफ्यूज़ कर देंगे, आप 12.5 रुपये मीटर वाले लेते नहीं। क्योंकि वही पहले वाली बात, इसमें जो वेस्ट हो रहा है दैट प्रोपोर्शन टू द कंज्यूम्ड वो बहुत ज़्यादा। ये 40 रुपये लीटर मैंने ऐसे रफली नंबर बताया, लेकिन मेरे ख्याल ये काफ़ी रियलिस्टिक है। हर बात में तकरीबन 40 लीटर वेस्ट होता है, और जो पिकअप होती है वो 1 केजी पे 1 लीटर से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल होती, कम ही होती है, एक्चुअली कम होती है। कम नहीं होती, 12% होती होगी, 13% होती होगी। वो ये क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो उसके पहले आपकी होना ना टाइम लेना है, वो 1000 में अगर आप 600 स्क्वायर कलेक्ट करते हैं उसमें कर रहे हो तो आपके पास पीछे 9,500 और इसमें जो नंबर लिए हुए हैं ना ये इसमें पता नहीं वो नंबर लिए हुए हैं कि नहीं, एक्चुअल डिटेल नीचे आएगी। ये एक्चुअल डेटा है वैसे उस ज़माने का, ये 1997 का डेटा है, और ये देखें ना इसमें शेड आउट वेस्टेज दी हुई है। 12 कलर डिज़ाइन होगा तो उसमें 9,650 की वेस्टेज आ रही थी। ये एक्चुअल डेटा इस पर भी आते हैं नीचे। कलर कॉस्ट जो थी ना, ये देखें इसमें ये कलर कॉस्ट आ रही है, अगर 12 कलर का डिज़ाइन अगर 1000 मीटर चलाएंगे तो 75 रुपये होगी, और अगर 10,000 मीटर होगा तो 7.5 रुपये कलर कॉस्ट बनती है तकरीबन। ये प्रोपोर्शनेट अच्छा, ये वो कलर कॉस्ट है जो वेस्ट हो रही है, इसमें मैंने सिर्फ ली वेस्टेज वाली हुई है ये इस कैलकुलेशन में। खैर इस पे नीचे आते हैं, तो इसलिए ये समझ नहीं करता। और ये चीज़ एक डाइंग फैक्ट्री या प्रिंटिंग फैक्ट्री के अंदर दे हैव ए रीजनेबली फेयर आइडिया कि कितना कलर वेस्ट होता है। एक तो मिनिमम पहले वो चाहिए होता है बनाने के लिए, यानी वो ड्रम में बनता है ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप 1.5 किलो रेसिपी बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप कितने % कलर डाल के पर लीटर के अगेंस्ट उसकी कॉस्ट उनके पास आ गई। हाँ जैसे हमारी वॉशिंग के अंदर कॉस्ट आ गई, अब वो 480 लीटर का बाथ एंड में ज़ाया हो रहा है, तो उसमें कितने % कलर है नहीं, वो तो इस तरह बनाएंगे ना, आपने एक रेसिपी बना ली और उस रेसिपी कॉस्ट पर लीटर होती है जो प्योर केमिकल कॉस्ट है। आप वर्कर जो बंदा वर्कर उसको बना रहा है उसकी पर लीटर नहीं होगी, वो फिर उस पर डिपेंड करेगी कि कितना बना रहा है। बट प्योर केमिकल कॉस्ट लेंगे तो वो पर लीटर है, तो आपको आइडिया होता है, उनको पहले से पता होता है कि हम 1000 मीटर चलाएंगे तो इतने लीटर चाहिए होगा, वो प्रिपेयर करते हैं फिर मशीन चलाते हैं, साथ साथ नहीं बन रहा होता। और अगर 10,000 मीटर है तो कितना चाहिए होगा, तो वो उतना प्रिपेयर करते हैं। और बात का लेवल मेंटेन करना होता है, बिकॉज अगर उससे नीचे होगा तो वह डाई पिकअप चेंज हो जाएगी, और ख़ासतौर से अगर ऑटोमेटिक डोजिंग होगी तो उसमें तो काफ़ी कोशिश करता है कि मुकम्मल मेंटेन रखें लेवल को। तो
उसके अंदर वो पहले से ही केमिकल कैलकुलेट करके डालते हैं। तो एक्चुअली वो एक सर्टन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं जो टोटल ऑर्डर प्लस जो एंड में बात आपने मेंटेन करके वेस्ट करना है उसको मद्देनज़र रख के की जाती है। तो कैलकुलेशन बस होती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि उनको पता नहीं होता। यानी उसमें अप्रॉक्सीमेशन में एरर हो सकती है, बाद क्या होगा एंड में जाके उन्होंने जल्दी जल्दी कोई कलर कम शॉर्ट पड़ गया तो उसको दोबारा से बना के डालना पड़ेगा। ख़ास तौर से अगर ऑटोमेटिक डोजिंग नहीं है, अंदाजे से बना रहे हैं, तो वो एंड में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक रफ आइडिया तो होता है। तो आइडियली उसको सेटअप कॉस्ट में लेके जाना चाहिए जो कलर आप उसमें ले जा सकते हैं, और जो कलर आपने उसके ऊपर यूज़ होना है वो भी हमको पता होता है कि पिकअप इतनी होगी और सोल्यूशन इतना कंज्यूम होगा और सोल्यूशन की पर लीटर कॉस्ट आपके पास सेटअप है। कॉस्ट भी एक्चुअली फिक्स कॉस्ट नहीं ना बन सकती। सेटअप कॉस्ट ज़रूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट वो हो, भी फिर हर सेटअप के लिए डिफरेंट कॉस्ट निकलेगी। एक्चुअली टेक्निकली उसको फिक्स्ड ही कहेंगे आप, यानी हर लॉट पे लॉट के पर्सपेक्टिव से वो फिक्स्ड है पर्सपेक्टिव से फिक्स्ड है जो वेस्ट हो रहा है। तो वैसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि इस फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट ये है, क्योंकि वो तो रेसिपी पे डिपेंड वो रेसिपी पे डिपेंड करे, बट हर ऑर्डर की आपको एक अलग सेटअप कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिर आपने जब उसको वॉश करना है तो अगर आपने, और उसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी मुश्किल है। आपके पास आ गया है, हमने पिछली बार डिस्कस किया, तो पीला रंग आ गया, लाइट ऑफ वाइट कलर आ गया। अब आप कहेंगे कि ऑफ वाइट कलर हमें मशीन धोनी पड़ती है, तो अब हम ऑफ वाइट कलर के ऊपर क्या सेटअप कॉस्ट ज्यूम करें धोने की। इट्स अ क्वेश्चन। ऑफ वाइट कलर आसानी से धुल जाएगा, अक्सर आपको ऑफ वाइट कलर चलाने में मशीन धोने की जरूरत नहीं, अगर उससे अगला रंग है उससे डार्क होगा। अब डिपेंड करता है कि उस ऑफ वाइट कलर से पहले कौन सा रंग चला था। वो डार्क सा तो अगर वो डार्क था तो आपको धोनी पड़ गई, और अगर उसके बाद को उससे भी लाइट आ गया तो फिर भी धोनी पड़ेगी, और अगर पहले उससे लाइट चला था और आगे उससे डार्क चला तो फिर मशीन नहीं धोनी पड़ेगी। तो उसमें फिर आपको सर्टन एक रफ एवरेज लेनी पड़ेगी वॉशिंग कॉस्ट। और हाँ, जब काला रंग चलेगा उस केस में कहेंगे कि यार इसके अंदर तो 80% चांस है मशीन धोनी ही पड़ेगी इसके बाद बाकी रंग चलाने के लिए, पहले नहीं धोनी पड़ेगी, वन वे तो धोनी पड़ जाएगी। और अगर कोई लाइट कलर आ गया तो आप कहेंगे कि मोस्ट प्रॉब्ली हम इस तरह प्लान करेंगे शायद 50% ऑफ द टाइम मशीन धोनी पड़े इसको चलाने से पहले, और बाद में नहीं धोनी पड़ेगी। मीडियम कलर है तो यू हैव टू हैव सम अजम्पशंस, और ये इंटेलिजेंट अजम्पशंस करनी ज़रूरी होती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है इससे, सोचना पड़ेगा किसी को बैठ कर प्लानिंग, लेकिन आप इंटेलिजेंट अजम्पशंस करेंगे तो फिर आप एफिशिएंटली चला पाएंगे। फिर जब प्लानिंग होगी तो फिर प्लानिंग के अंदर ये नहीं होगा कि फ़लाँ डेट को ऑर्डर है, फ़लाँ डेट को कपड़ा आएगा, फ़लाँ डेट को ये होगा, तो इस बेस फिर प्लानिंग में ये वाली डायमेंशन भी ऐड हो जाएगी कि हमारे पास जो ऑर्डर हैं वो किन रंगों में आ रहे हैं, किस सीक्वेंस में चलाएगी। किस। और मसलन अगर आपने काले रंग के 2 ऑर्डर ले लिए हैं तो आप कोशिश करेंगे कि उस पीरियड के अंदर फिर और काले ही ऑर्डर चलाने की कोशिश करें ताकि मशीन के धोने की नौबत कम आए। या आप लाइट कलर सारे इकट्ठे करके चलाएं, मीडियम इकट्ठे करके चलाएं, चाहे आप वक्त से 10 दिन पहले बना लें। वो 10 दिन की कैरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ख़ासतौर से अगर आप कमर्शियल करें फिर तो वैसे ही नहीं होगी, वो कपड़ा अगलों का, बट आप उसको फिर आपको एक एफिशिएंटली उसको डिज़ाइन करना पड़ता। तो लेकिन ये होता तभी ही है डिज़ाइन अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होगी। इफ़ यू डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, और आप कहते हैं ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो फिर तो आप वापस चले जाएंगे ना। फिर तो असल तरीका तो ये है जो यहाँ उन्होंने किया हुआ है कि जो टोटल है कॉस्ट वो 11,000 रुपये है, तो आपने कहा जी ऑर्डर कॉस्ट पर मीटर आपने निकाल ली, वो 2,000 निकाल ली, और उसके बाद आपने 2 रुपये मीटर निकाल ली। उसके बाद आपने कहा जी कि ऑर्डर ए पे कॉस्ट आई है 2,000 रुपये, रेवेन्यू था 3,000, प्रॉफिट हो गया 1,000, बी भी 20,000, रेवेन्यू 3,000, प्रॉफिट इसका हो गया 10,000। ये सबसे आसान है ना, इसमें लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी। बट जब आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, ऑर्डर ए में तो लॉस हो रहा है 3500 का, और ऑर्डर बी में प्रॉफिट हो रहा है 14,500। अब वो वाला सवाल होगा कि जब आप कस्टमर को कहेंगे कि अच्छा यार अगर तूने 1000 मीटर का ऑर्डर देना है, यानी अगर हम इसको पर मीटर कर लें तो ये बन जाएगा 1 रुपये 45 पैसे,
और ये बन जाएगा नफ़ी 3.5 रुपये, और हम रेट चार्ज कर रहे हैं 3 रुपये। हम 3 रुपये चार्ज करेंगे, तो हम कहेंगे यार इसका तो हम 3 रुपये चार्ज कर रहे हैं, नेचुरली आप कहेंगे जी इसका मुझे चाहिए 8 रुपये, 8 रुपये चाहिए, 5 रुपये का फ़र्क है ना इनमें। नहीं 8 रुपये नहीं चाहिए, 1 रुपये 45 रुपये से अगर हम कहेंगे हमारा टारगेट प्रॉफिट है तो 3 4 5 रुपये चाहिए। नहीं 8 रुपये चाहिए, आपकी कॉस्ट ऑफ ऑर्डर जो है वो 6.5 रुपये। अभी 3.5 का लॉस हो रहा है। हाँ एडिशनल 5 रुपये चाहिए। तो आप उससे कहेंगे मुझे 8 रुपये, आप इसकी 3 रुपये मीटर मांग रहे हैं, उसकी 8 रुपये मीटर मांगना शुरू करेंगे तो कस्टमर जो है वो खुदकुशी कर लेगा कि ये आपने किस किस्म की बात की। भाई यार मैं आपको 3 रुपये दे रहा था, चलो मैं आपको 3.5 दे देता हूँ। जैसे हमारी वो डिस्कशन हो रही थी कि हम वो जब उसको कहेंगे कि जी ये 5000 मीटर पीस की बजाय 500 पीस आ गए तो इतने पैसे चाहिए, तो वो तो नाराज़ हो जाएगा। तो इसके कई जवाब है, पहला जवाब है कि वो नाराज़ हो जाए, आपके आगे में बेहतर। दूसरा जवाब ये है कि आप उसको अगर कहेंगे कि मैं इसको नाराज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे 10,000 वाले बहुत सारे ऑर्डर देता है, और बीच में अगर इसने 1,000 का ऑर्डर भी दे दिया तो मैं नाराज़ नहीं कर सकता, मैं चलो इसको 4 रुपये से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। तो कोई बात नहीं, आप उसको 4 रुपये चार्ज करें और उसके बाद अपनी बुक्स में लिखें कि इसके अंदर मुझे 2.5 रुपये पीस का लॉस हुआ है, उसमें 1.5 रुपये मीटर का प्रॉफिट है, 6 ऑर्डरों में इस एक ऑर्डर में 2.5 रुपये मीटर का लॉस हुआ है, नेट में मुझे फिर भी इस कस्टमर से प्रॉफिट हुआ है, यस इट इज़ ओके। एंड यू शुड कीप ऑन ट्राइंग, और होगा ये ऑटोमेटिकली वक्त के साथ साथ ऐसा होगा कि वो जो छोटे ऑर्डर हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे ऐसे सप्लायर्स की तरफ जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं करते। प्लस आप क्या कहेंगे कि आप कहेंगे यार ये तो 3 रुपये मीटर में चार्ज कर रहा हूँ ना, मैं आपको फेवर देता हूँ, मैं 2.5 करूँगा, मार्केट का 3 है, आप 2.5 कर रहे हैं, तो नेचुरली कस्टमर आपके पास बड़े ऑर्डर शिफ्ट करना शुरू कर देगा, और छोटे चाहे आप उसका अगर तो आप 8 मांग रहे हैं तो वो आपको देगा ही, नाराज़ हो जाएगा जो मर्जी, लेकिन आप ये 2.5 रुपये में दे रहे होंगे तो वो भी कहेगा अच्छा यार चलो या तो मैं इसको 8 ही रुपये दे दूँ, एक ही ऑर्डर है, और अगर उसके ज़्यादा ऑर्डर होंगे तो फिर वो कोई और कुर्बानी का बकरा ढूंढेगा और उसको 3 नहीं तो 4 रुपये में जड़ने की कोशिश करेगा। तो उनको 4 रुपये मीटर के ऑर्डर मिल रहे होंगे, आपको 2.5 रुपये के मिल रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे हम बड़ा कमाल कर रहे हैं, एक्चुअल में आप प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और ये जो ये सारी वर्किंग है ना, ये मैंने एक्चुअली वर्किंग की थी प्रैक्टिकली, और मैंने रिपोर्ट वहाँ सबमिट कराई थी जब मैं इंटर्नशिप करने गया था, और वहाँ ऐसा ही था। जब वो नॉर्मल उनका जो ऑर्डर सही था ना, वो 5,000 मीटर पर लॉट होता था, तो वो कहते थे कि हाँ हम छोटे भी ले लेते हैं, और जब छोटे लेते हैं ना तो हम, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट वो कहते थे कि अगर हम ले रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें कॉस्टिंग में हम 10 रुपये मीटर ले रहे हैं, तो छोटे के हम 11-12 रुपये ले लेते हैं, एंड दे वर वेरी हैप्पी कि वो डूइंग फाइन। अच्छा, फिर छोटे में एक और मसला आता है, वो भी मैंने एनालाइज किया, मैंने उनकी जो भी डेटा था ना, मैं सारा डेटा समझा। छोटे में क्या प्रॉब्लम होती है, और वो शायद हमारे यहाँ भी होती होगी और हम उसको देखते नहीं सही से, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जी आपके पास ऑर्डर आया 10,000 मीटर का, और अगर आप खुद बना रहे हैं, इफ़ यू डूइंग इट योरसेल्फ, यानी एक्सपोर्ट खुद कर रहे हैं कपड़ा लेके, तो आपने कहना है कि जी 10,000 मीटर में कपड़ा जो है ना उसकी श्रिंकेज होगी और वेस्टेज होगी, तो आप कहते हैं कि जी 5% हमें ऊपर चाहिए, तो आप 10,000 मीटर के लिए कपड़ा ऑर्डर करेंगे 10,500, और अगर आपके पास 1,000 मीटर का ऑर्डर आया है तो आप उसके लिए ऑर्डर करेंगे 1,050। व्हाट विल प्रैक्टिकली हैपन कि इसके अंदर वेस्टेज के भी 2 एंगल हैं, एक रनिंग वेस्टेज है और एक सेटअप वेस्टेज है, क्योंकि जब वो कपड़ा डाई होना शुरू होता है तो शुरू में उसका कलर जो है वो मैच करने के लिए शुरू का 100-150 मीटर ना उसमें ज़ाया हो जाता है, वो सही शेड नहीं आता, आप लोगों को रिजेक्ट ही करना पड़ता है।
तो इस 5 यानी 10,000 आप चलाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि आपका तकरीबन फ़र्ज़ करें 100 ही ले लेते हैं, 100 मीटर ये ज़ाया होगा और इसके अलावा 200 मीटर और ज़ाया होगा जो रनिंग वेस्टेज होगी। तो एक्चुअली आपके पास 200 मीटर फालतू बन जाएगा जो कस्टमर ले लेगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ±5% नॉर्मल कस्टमर ले लेगा। इसके अंदर क्या होगा, जो रनिंग वेस्टेज होगी वो तो होगी 20 मीटर प्लस 100 मीटर भी वेस्टेज होगी, तो आपकी 120 मीटर वेस्ट हो जाएगी। तो आपका जो बनेगा वो बनेगा 930 और ये 1000 मीटर के 5% से भी नीचे चला। और अब आपको ऑटोमेटिकली उसकी वो उसको क्या कहते हैं शॉर्टफॉल डाई करनी पड़ेगी। और जब आप शॉर्टफॉल डाई करने जाएंगे तो आप मिसाल के तौर पे 200 मीटर डाई करेंगे, तो उसके अंदर ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। एंड दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वर अ लॉट ऑफ शॉर्टफॉल्स व्हिच वर बीइंग डाइड ओवर देयर, डाइड और प्रिंटेड बोथ। तो हो रही थी, और क्यों हो रही थी, हो बेसिकली इसलिए कि ओरिजिनल ऑर्डर छोटा होता था। तो ओरिजिनल ऑर्डर छोटा होता था तो उसके अंदर स्टैंडर्ड फार्मूला लगा था, अभी भी स्टैंडर्ड फार्मूला, ये हमने रजवी से कितनी बहस डालते थे हम, अगर आपको याद हो जब हमने कहा था कि छोटा ऑर्डर साइज होता आप ये बढ़ाएं 7% तक ले जाएं एक्स्ट्रा काट, उस पर भी नहीं वो मानते थे। तो ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, मेरे ख्याल में बाकी अब नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, जो इसमें डिटेल कॉस्टिंग दी है उसको भी डिस्कस करते हैं। छोटे ऑर्डर एक्चुअली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हाँ जी, बहुत महंगा पड़ जाता है और हमें पता नहीं होता कि बहुत महंगा। रणवीर साहब ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ बहुत मैंने तो इनकार ही समझे। नहीं इनकार नहीं कर रहे ना, हमने सिस्टम में लिया हुआ है। अभी आज एक्चुअली हम सुबह एक डिस्कशन कर रहे थे, नहीं हमने एक चीज़ तो ली हुई है ना, क्वांटिटी ओवर लिया हुआ है ना। हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि अभी जो इस वक्त आप देखें ना तो 4500 पीस रोज़ की प्रोडक्शन आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 500 पीस ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है। उन्होंने कहा जी एक ऑर्डर टाको का चल रहा है जो 30,000 पीस का, और वो एक लाइन में चल रहा है। तो मैंने कहा दोनों में चलेगा तो शायद 4800 या 5000 तक हम चले जाएंगे अगर ऐसा ऑर्डर चले। नॉर्मली हम 4000 बमुश्किल कर पाते हैं जब ये 2000 की होती है। 3500 बट अगर 4000 भी लगा लें और इस केस में 5000 लगा लें तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हमारा जो ओवरहेड है वो दैट इज़ अराउंड 120 मिलियन पर मंथ। अगर हम 1 लाख पीस करेंगे तो हमारा ओवरहेड बन जाएगा 120 रुपये पर गारमेंट, अगर सिमिलर लेट्स से सेम का है। और अगर हम 1,25,000 पीस करेंगे तो हमारा ओवरहेड बन जाएगा 96। तो 24 रुपये पीस का ओवरहेड में फ़र्क है। हमने जो क्वांटिटी ओवरहेड लिया हुआ है वो हमने 85,000 लिया हुआ है, उसमें 25,000 हमने रखा हुआ है DHL एट्सेट्रा के लिए, और 60,000 तकरीबन हमने इस मंथ में रखा हुआ है प्रोडक्शन लॉस की मद में। अगर उसको कैलकुलेट करें तो वो 60,000 अगर आप 2,000 पे तकसीम करें तो 30 रुपये पीस बनता है, और अगर उसको 30,000 पे करेंगे जो अभी वाला ऑर्डर था तो वो बनेगा 2 रुपये पीस। तो उसके अंदर 28 रुपये का फ़र्क है पर गारमेंट, यहाँ पे 24 का फ़र्क है। तो काफ़ी हद तक रियलिस्टिक है। और अगर हम इसको 3500 पे ले जाएंगे, नहीं ये 4 नहीं तो 3500 बनेगा, एक्चुअली फ़र्क इससे भी बढ़ जाएगा कि 2,000 वाले सारे चल रहे हो तो शायद 4,000 भी ना निकल सके। और इसमें एक और चीज़ हमने डिस्कस, मैंने उनसे पूछा कि ये अब ज़्यादा पीस निकालें तो क्या ओवर टाइम लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ओवर टाइम अगर लग भी रहा होगा तो दूसरी लाइन में लग रहा होगा, 30,000 वाले में ओवर टाइम नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब ऑर्डर चेंज होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेशन ऊपर नीचे हो रहे होते हैं तो आप लाइन सेट नहीं कर सकते। पिछली दफ़ा हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि तस्लीम करते हुए ये देखें कि अगर सारे ऑर्डर 500 के चल रहे होते हाँ तो फिर मामला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हाँ फिर एक तो शायद आपका वैसे ओवरहेड बढ़ जाए, क्योंकि 500 पीस को सारे को मैनेज करने के लिए उसकी प्री वर्किंग वो सारा हाँ। सारी कॉस्ट वो टोटल ओवरहेड ही बढ़ जाएगा। वही बढ़ जाएगा, प्लस ये कि फिर प्रोडक्टिविटी ड्रॉप इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, शायद इससे भी ज़्यादा फिर होगा। 3500 भी नहीं आएगा। फिर 3500 भी नहीं है, ये तो मैंने 2,000 पे लिया ना। अगर आप 500 लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन जो 30 रुपये पीस है वो उसकी बजाय 120 रुपये पीस पे चला जाएगा। हाँ 120 रुपये पीस पे चला जाएगा।
तो वो टू सम एक्सटेंट तो इससे कवर हो रहा है, बट अपेरेंटली ये जो हमने 60,000 लिया हुआ है ना, ये कम है। खासतौर से इसलिए भी कम है कि हमने ये कुछ साल पहले लिया था, उसको हमारा ओवरऑल ओवरहेड भी कम था, तो हम तो उसी को लेके चल रहे हैं, अभी 85,000 को ही लेके चल रहे हैं। अब डीजल कॉस्ट वगैरह भी बढ़ गई हैं, ऊपर से डॉलर की वजह से उनको रुपए और बढ़ गए हैं, और जो ओवरहेड भी बढ़ गया, तो एक्चुअली इसका इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। तो यस, अब आप अगर उसको रिफ्यूज़ करेंगे, या हमने जो रिफ्यूज़ल करनी शुरू की हुई है उसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर क्लग करने शुरू कर दिए, तो एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा उनका भी है। वरना क्या होगा, जो उनके साथ अभी हो रहा है, क्योंकि उनका ऑर्डर साइज 2000 है और विलानोवा में 500 है, तो कोई भी अच्छी फैक्ट्री उनको एंटरटेन नहीं कर रही। यानी फैक्ट्रियों के पास ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं होती इस तरह, लेकिन उनको इतना पता होता है कि छोटे ऑर्डर आते हैं तो सारा कुछ बेड़ा कर आता है। फिर इसके अंदर वो एंगल भी है, वो भी हमने डिस्कस किया था कि ये सिर्फ ये कुछ नहीं हो रहा। जब आपकी प्रोडक्शन, अगर आप इस केस में 1,25,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं और 2,000 के चला के आपने मसलन 90,000 अगर प्रोड्यूस किया है या 80,000 प्रोड्यूस किया, तो वो वर्कर जो 25,000 महीना कमा रहा था, अगर जब वो 80,000 पीस प्रोड्यूस करेंगे तो आप पीस रेट तो चेंज नहीं कर रहे, तो उस वर्कर की आमदनी 25,000 से गिर के 17,000 पे चली गई। तो उसकी डिससेटिस्फैक्शन, उसका टर्नओवर, वो और फैक्टर है। फिर आपकी चीज़ें चौक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी मिसाल के तौर पर सारे ऑर्डर 200 या 500 के आ गए, तो आपने जो सैम्पलिंग की कैपेसिटी लगाई वो सर्टन कैपेसिटी है ना, फिर वहाँ चीज़ें चौक होनी शुरू हो जाएंगी, फिर उसकी वजह से डिले होने शुरू हो जाएंगे, उनकी वजह से एयर्स भी आएंगी, जब चीज़ें लेट हो रही होंगी तो वह क्वालिटी प्रॉब्लम भी आएंगी। इसलिए फैसला होना चाहिए, या तो आप कहेंगे नहीं हमने तो करने हैं 520 के ऑर्डर, तो फिर उसके अंदर इतना मार्जिन होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को कवर करता है, सिर्फ क्वांटिटी ओवरहेड को कवर नहीं करना चाहिए। देन ओवरऑल मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसकी हैसल फटीक उसकी भी एक वैल्यू है। और या आप कहेंगे नहीं हमने तो बड़े ऑर्डर्स करने हैं, देन यू नीड टू बी कॉस्ट कंपैटिटिव। फिर आपने ये जो बहुत सारी कॉस्ट पाली हुई हैं उनको स्लैश करना पड़ेगा। तो एक डिसीजन करना ज़रूरी है, या इधर या उधर। अपेरेंटली हमारा डिसीजन